चलिए बिना किसी तरीके हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है क्या है, सबसे पहले ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। ग्रोथ कैसा होता है प्लांट में, इनडिटर्मिनेट टाइप का होता है, मतलब लाइफ टाइम चलता रहता है, डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसके बाद मतलब बंद हो जाएगा ग्रोथ। मेजरेबल होता है, मेजर कर सकते हैं इसको। ग्रोथ के फेजेस होते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, और कंडीशंस जिसको जो ग्रोथ को अफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डिफ्रेंसीसन, डी डिफ्रेंसीसन, री डिफ्रेंसीसन के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, ग्रोथ और डिफ्रेंसीसन दोनों मिलकर के हम उसको डेवलपमेंट कहते हैं। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, सिथालिन, एसबीसीसी एसिड के बारे में पढ़ेंगे हम। एफसीसी एसिड के बारे में पढ़ने वाले हम। एंड एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि ये जो ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन और डेवलपमेंट है, ये जो है क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स है लाइफ के। मतलब इसको तुम, क्योंकि ग्रोथ के साथ साथ डिफ्रेंसिएशन होता है यहाँ पर, और इन दोनों को मिला करके हम डेवलपमेंट बोल देते हैं पूरा ओवरऑल प्लांट का, इसलिए क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स हैं लाइफ के। तो डेफिनेशन क्या दिया है ग्रोथ का। ग्रोथ जो होता है बेसिकली मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ये दिया हुआ है। डेफिनेशन क्या है, ये इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गन का साइज हो सकता है, पार्ट्स का या फिर सेल का, ठीक है। तो इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज होता है। ग्रोथ जो होता है ये एनाबोलिक और कैटाबोलिक, ये दोनों प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें एनर्जी खर्च होता है, एक्सपेंसिव एनर्जी होता है। तो एक्सपांसन ऑफ लीफ ये ग्रोथ होता है, ठीक है। क्या, स्वेलिंग ऑफ वुड इन वाटर, पानी में अगर हम लकड़ी को डाल दें और लकड़ी फूल जाता है तो वहाँ पर ग्रोथ हो जाता है, मतलब ग्रोथ नहीं, साइज इंक्रीज हो जाता है उसका। तो क्या वो ग्रोथ है? नहीं, वो इरिवर्सिबल और परमानेंट नहीं है। पानी सूख जाएगा तो फिर से वापस ऐसा हो जाएगा, तो वो नहीं है ग्रोथ। फिर कह रहा है कि जो प्लांट में ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट टाइप का होता है, मतलब वो कंटिन्यूसली होते रहता है। और कैसे कैसे होता है देखो, प्राइमरी ग्रोथ जो होता है वो इलोंगेशन अलॉन्ग एक्सिस, मतलब उसकी लंबाई में जो बढ़ता है, ग्रोथ होता है, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू होता है, और रूट एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। फिर होता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है जो गर्थ है ना, मोटाई है ना प्लांट का, उसमें जो मोटाई बढ़ना जो है प्लांट का, उसको सेकेंडरी ग्रोथ करता है। सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाता है? वैस्कुलर कैम्बियम करवाता है, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो करवाता है। और ये जो है प्लांट में एक यूनिक कैपेसिटी पाया है अनलिमिटेड ग्रोथ का, ठीक है, इसलिए इसको इंडिटरमिनेट टाइप कहते हैं। और ये जो ग्रोथ है प्लांट के अंदर वो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है, मतलब हमेशा जो है वो नया सेल्स ऐड होता रहता है, ठीक है। तो ओपन फॉर्म हो गया। ओपन फॉर्म का मतलब वहाँ पर आपने पढ़ा भी था प्लांट एनाटोमी में, ठीक है। तो ओपन फॉर्म का मतलब वो कंटिन्यूसली होते रहेगा, मतलब नया सेल्स जो है वो ऑलवेज यहाँ पर ऐड होते रहेगा। तो ग्रोथ को मेजर कैसे करते हैं? तो ग्रोथ बेसिकली हम उसको इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, से मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ कह सकते हैं हम। अगर फ्रेश या फिर ड्राई वेट भी इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ कहेंगे हम उसको। जैसे मेज रूट जो होता है उसमें एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो 17,500 न्यू सेल्स पर आवर उसमें ऐड करता रहता है वो। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हो रहा है ना वो इंक्रीज नंबर हो रहा है, ठीक है। और वहीं वाटरमेलन सेल का एग्जांपल दिया हुआ है, उसका जो साइज है वो 350,000 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो साइज का इंक्रीज है। फिर अगर सरफेस एरिया में इंक्रीज होता है तो वो भी ग्रोथ हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो भी ग्रोथ हो गया, ठीक है। पॉलन ट्यूब में लेंथ का इंक्रीज होता है, ग्रोथ हो गया, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो होता है उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ग्रोथ हो गया। तो इन सब तरीक़ों से हम ग्रोथ को मेजर कर पाते हैं। अब ग्रोथ के फेजेस क्या होते हैं? तो 3 फेज होते हैं। सबसे पहला होता है मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, देन मैचुरेशन फेज, ठीक है। तो मेरिस्टेमिक फेज यहाँ पर दिखाया गया है रूट एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू, ठीक है। देखो, तो ये टिप में होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, ये मिडिल में होता है इलोंगेशन फेज, और ये मैचुरेशन फेज जो होता है वो टॉप पे होता है, मतलब रूट के सबसे प्रोक्सिमल पार्ट में होता है। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या करता है, इसके जो सेल्स होते हैं उससे सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है यहाँ पर। तो सेल जो होता है ना वो प्रोटोप्लाज्म में रिच होता है, ठीक है। ये तो रूट के आपका एरो पे मत जाना, थोड़ा जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है वो ध्यान देना। इसका जो सेल्स होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, कॉन्स्पिक्यूअस होता है। और इसमें सेल वॉल जो होता है वो प्राइमरी टाइप ऑफ सेल वॉल पाया जाता है, थिन होता है, सेलुलोजिक होता है, और इसमें एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
फिर वही हम इलोंगेशन फेज के सेल्स की बात करें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है ये वैक्यूलेशन उसमें पाया था। देखो वैक्यूलेशन इसमें हो जाता है, ठीक है। सेल जो होता है इनलार्ज होता है, हो जाता है, लंबा हो जाता है, और इसका जो इसमें जो है वो न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होने लगता है, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन होने लगता है। फिर वहीं हम मैचुरेशन वाले फेज़ की बात करें सेल्स की, तो उसमें साइज जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जितना भी वो मैक्सिमम साइज अचीव कर सकता था उतना हो जाता है। वॉल का और थिकनिंग हो आता है, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्मिक इसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं सेल्स के अलग अलग फेज में जो होते हैं सेल्स उसके। अब जो ग्रोथ है सेल्स के अंदर, ठीक है, वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है एरिथमिक ग्रोथ और दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। एरिथमिक ग्रोथ में क्या होता है कि सेल्स जो डिवाइड करते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है एक, ठीक है, उसके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी हमेशा रहती है, ठीक है। फिर ये जो डिवाइड करके नया सेल्स बनाता है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है, मैच्योर कर जाता है, और उसमें जो है वो डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो क्या होता है यहाँ पर जो सेल है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो उसके नंबर फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट रेट से होता रहता है, कि मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो ऐड हो रहे हैं वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है वो। तो यहाँ पर ग्रोथ जो कैरेक्टराइज्ड बाय होता है बाय वन डॉटर सेल्स रिमेनिंग मेरिस्टेमेटिक, मतलब इसमें जो एक डॉटर सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक रहता है, ठीक है। और इसका अगर ग्राफ बनाए हम तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये आएगा, और इसमें जो ये वाला फेज है वो L0 है, ठीक है, मतलब एट टाइम 0 लेंथ कितना था, LT बराबर L0 प्लस RT। R क्या है यहाँ पर, ग्रोथ रेट है या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, ये R है, T टाइम है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया एरिथमिक ग्रोथ का, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ग्राफ भी याद रखना है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल क्या है, जो रूट का एलोंगेशन होता है वो कांस्टेंट रेट पे होता रहता है, ये एरिथमिक ग्रोथ का एग्जाम्पल है। और वहीं हम बात कर ले ज्योमेट्रिकल ग्रोथ क्या होता है, तो इसमें जो जैसे जैगोट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैगोट डिवाइड करता है, तो इसमें जो सेल प्रोजेनी सेल्स बनता है ना, उसमें भी डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो बोथ प्रोजेनी सेल रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड करने की कैपेसिटी। इससे क्या होता है ना कि जो नंबर्स इंक्रीज होता है डिवीजन के बाद एक्सपोनेंशियल मैनर में होता है डिवाइड, पहले 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, तो इस तरीके से ग्रोथ होता है यहाँ पर। तो इसका अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ हमको सिग्मोइड कर्व मिलेगा इसका, ठीक है, और इसमें लैग फेज होता है, ठीक है, और लॉग फेज एक्सपोनेंशियल फेज होता है, और लास्ट में स्टेशनरी फेज देखने को मिलता है। तो लैग फेज में क्या होता है, देखो इनिशियली जो है वो थोड़ा सा नंबर इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, तो ये इसलिए लैग फेज देखने को मिलता है। और लॉग फेज में क्या होता है, नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, ठीक है, जैसे 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, ठीक है, 32 से 64 हुआ, तो इस तरीके से नंबर्स काफ़ी फास्ट में इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए से ग्राफ यहाँ पर ऐसा बनता है, एक्सपोनेंशियल वाला, रैपिड ग्रोथ वाला। और स्टेशनरी फेज क्यों आता है, क्योंकि कहीं पे भी अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट का सप्लाई नहीं मिलता है, तो जो सेल्स होता है वो लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ कर पाते हैं। एक टाइम के बाद वो स्टेशनरी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ सेल्स मरने लगेंगे और कुछ सेल्स नया डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो मरेंगे डेड सेल्स और जो नया बनेंगे वो उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, जिसके कारण ग्राफ जो है स्टेशनरी हो जाता है। उसके बाद और डिवीजन देखने को नहीं मिलता है, वो लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई करना होता है। और ऐसे ग्राफ हम बनाएंगे तो W1 बराबर W0 E का पावर RT। R क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है, ठीक है, या फिर इफिशिएंसी इंडेक्स। तो ये याद रखना है कि दोनों कर्व में R का वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर ये ग्रोथ रेट है या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम है एरिथमिक ग्रोथ में, और वहीं जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, R जो होता है वो रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है, एफिशिएंसी इंडेक्स होता है। यहाँ पर रिलेटिव टर्म है, याद रखना, और इसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है उसको हम समझते हैं, मतलब नाम से स्पष्ट है, आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा, तो मतलब किसी के रिलेशन में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कोई यहाँ पर किसी को हम रेफरेंस मान रहे हैं, रेफरेंस के तुलना में हम बात करें, किसी को हम तुलना रिलेटिव में बात कर रहे हैं। तो मान लो ये लीफ ए है और लीफ बी है, इसमें कुछ नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे ग्रोथ हुआ, ठीक है, तो एक्स ग्रोथ हुआ, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो एक्स जो हो गया वो हम किसी कंपेरिजन में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि टोटल ग्रोथ हुआ पर यूनिट टाइम, कि इतने टाइम में इतना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो हम किसी से कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि लीफ बी था और बाद में लीफ B1 हो गया, ठीक है, और इसमें जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो जितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ ना, हम इससे कंपेयर कर रहे हैं कि पहले कितना था और सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ है पहले वाले कंपेरिजन। तो मान लो पहले सरफेस एरिया था x, ठीक है, और इंक्रीज जो हुआ है वो y हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा, y/x हो जाएगा, ठीक है, मतलब x के कंपेरिजन में कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं। तो
यहाँ पर ग्रोथ पर यूनिट टाइम बाय इनिशियल पैरामीटर की बात करते हैं। अब जो ग्रोथ है सेलुलर ग्रोथ, वो मतलब किस किस चीज़ों पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब कंडीशंस कौन कौन से। देखो वाटर सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब वाटर किस लिए ज़रूरी है, सेल की इन्लार्जमेंट के लिए, उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए, एक्सटेंशन ग्रोथ के लिए। और मीडियम होता है वाटर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। उसको टेम्परेचर कैसा मिल रहा है, एक अगर पढ़ा है आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, अगर उससे डेविएशन हुआ तो डेट्रीमेंटल हुआ था, वो हार्मफुल होता है प्लांट के लिए। ऑक्सीजन चाहिए उसको मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन से वो मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज होता है वहाँ पर। न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ताकि उसको मतलब प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस कर सके। और सोर्स ऑफ एनर्जी पे काम करता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एनवायरमेंटल सिग्नल्स लाइक लाइट, ग्रेविटी, ये सब सारी जो है वो कंडीशंस है जो कि इफेक्ट करते हैं ग्रोथ को। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कोई भी जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है वो बाद में मैच्योर कर जाता है, ठीक है, मतलब मैच्योर करके कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने लगता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। लाइक मैं कोई बच्चा है, ठीक है, वो 10th क्लास तक है, ठीक है, उसके बाद उसने कोई स्ट्रीम चूज़ कर लिया, मैथ या फिर बायोलॉजी, ठीक है, तो वो डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। अब वो सिर्फ साइंस वाला बच्चा हो गया, या फिर आर्ट्स ले तो आर्ट्स वाला बच्चा हो गया, ठीक है। तो उसने कोई स्पेसिफिक चूज़ कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेरिस्टेम में सेल वॉल चेंज होता है, प्रोटोप्लाज्म चेंज देखने को मिलता है। एग्जांपल दिया है ट्रैकेडी एलिमेंट का, ठीक है, वो प्रोटोप्लाज्म लूज कर देता है और उसमें लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल होता है ना, वो अपना डिवीजन या कैपेसिटी रीगेन कर लेता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दिया है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का और कॉर्ड कैम्बियम का। इसको कैसे समझोगे, मान लो किसी ने साइंस ले लिया, अब उसको लग रहा है कि मुझे आर्ट्स में जाना चाहिए था, तो फिर से उसने बोर्ड किया, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम फिर से दिया आर्ट्स लेकर के, तो उसको कह लो डी डिफरेंशिएशन। मतलब उसने सोचा कि मुझे अब आर्ट्स लेना चाहिए था, ठीक है, तो जब उसने फिर से डिफ्रेंशिएट करने के बारे में सोचा तो उसके पास कैपेसिटी आ गई डिफ्रेंशिएट करने की, तो डी डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर आता है हमारे पास री डिफ्रेंशिएशन, मतलब जो डिफ्रेंशिएटेड मेरिस्टेम होता है वो फिर से अपना कैपेसिटी लूज कर देता है डिवाइड करने का, और फिर एक नए फॉर्म में वो मैच्योर हो आता है। तो जैसे कि टिश्यू जो होता है वुडी डाइक्लोडस प्लांट का, जो कि वुड मतलब लकड़ी वाला जो मरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, वो एग्जाम्पल है इसका री डिफ्रेंशिएशन का। तो यहाँ पर एनसीईआरटी कुछ डिस्कस कर रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे ग्रोथ प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होता है ओपन टाइप का होता है, जैसे डिफ्रेंशिएशन भी ओपन टाइप का होता है। मतलब डिफ्रेंशिएशन जो होगा ना, वो टिश्यू का लोकेशन कहाँ है उसके अकॉर्डिंग वो डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लीफ बर्ड पे है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम पे है, तो वो लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर वो डिफरेंट टाइप का डिफ्रेंशिएशन देखने में मतलब अलग टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा वो। अगर मेरिस्टेम जो है वो रूट कैप में है, मतलब रूट कैप के अंदर है, तो वहाँ पर वो रूट बनाएगा, ठीक है। अगर एपिकल और एपिकल मेरिस्टेम का लेटरल मेरिस्टेम है, तो वो अलग टाइप का टिश्यू बनाएगा वहाँ पर। मतलब डिफ्रेंशिएशन भी लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम ओपन डिफ्रेंशिएशन कह रहा है, मतलब एनसीईआरटी इसको ऐसा कह रहा है कि ओपन डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट का और ग्रोथ डिफ्रेंशिएशन का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होता है वो उसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, ठीक है, उसमें सेल डिवीजन होता है फिर, ठीक है, और फिर इलोंगेशन करके मैच्योर करता है वो। फिर सेल डिवीजन के बाद अगर मैच्योर नहीं करना है उसको, ठीक है, तो सेल डिवीजन करके फिर से वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाएगा, और ठीक है, तो वो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ हो गया वो फिर से फिर मैचुरेशन डिफ्रेंशिएशन के बाद मैच्योर सेल्स हो गया, और जब सेनेसेंस आता है मतलब फाइनली वो डेथ हो जाता है उसका। अब हम सोचते हैं प्लास्टिसिटी क्या होता है। तो देखो प्लांट्स में ना हेट्रोफाइली पाया जाता है, ठीक है। हेट्रोफाइली मतलब उसमें जो है वो डिफरेंट शेप्स देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वो अडॉप्ट कर जाता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कारण, ठीक है, जैसे कि हो गया इन्वायरमेंट या फिर अपने फेजेस ऑफ लाइफ में, ठीक है। तो मतलब प्लांट जो होता है ना वो डिफरेंट तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में या फिर अलग इन्वायरमेंट्स में, ठीक है। तो उस फिनोमिना को कहते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे कि हेट्रोफाइली जो पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर कॉटन में, कोरिएंडर में और लैक्सपर में, ठीक है, उसमें जो है वो लीफ का जो
शेप होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जुवेनाइल में अलग होता है और मैच्योर में अलग होता है, ठीक है। तो ये हेटेरोफाइल देखने को मिलता है, और ये जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये मतलब अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में अलग अलग देखने को मिलता है। ये जुवेनाइल में अलग होता है और मैच्योर में अलग होता है। तो एग्जाम्पल लगना है कॉटन, कोरिएंडर और लैक्सपैट। फिर हेटेरोफाइली जो बटर कप में देखने को मिलता है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। अगर जो लीफ है एयर के अंदर है तो इसमें ऐसा हो जाएगा, और वाटर के अंदर है तो ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के कारण हेटेरोफिलिक किसमें देखने को मिलता है? बटर कप में। और फेज ऑफ लाइफ के कारण जो है वो हेटेरोफिलिक किसमें मिलता है? कॉटन, कोरिएंडर और लैक्सपैट में। याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। तो ये बेसिकली स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं और इसका डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन होता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल इंडोल 3 एसिटिक एसिड IA। एडेनिन डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है। N6 फुरफिरालिमिनो प्यूरिन, कैनेटिन बोलते हैं उसको। कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव हो सकता है एब्सिसिक एसिड हो सकता है, ठीक है। कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव जो है वो एब्सिसिक एसिड है, ABA। टर्पीन्स जो होता है वो जिब्रेलिक एसिड है, GA3। गैसेस इथाइलिन जो होता है वो गैसेस होता है, C2H4, ठीक है। तो इसमें ये दो फॉर्म में होते हैं, मतलब ये दो तरीके के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर होता है और ग्रोथ इनहिबिटर होता है। तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जो होते हैं वो ग्रोथ प्रमोटर होता है। ये सेल डिवीजन करवाते हैं, लार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन करवाते हैं, ट्रॉपिकल ग्रोथ करवाते हैं, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सब इसका ग्रोथ प्रमोटर का फंक्शन है। ग्रोथ इनहिबिटर्स मतलब जो इनहिबिटर्स होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स, उसका एग्जाम्पल है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो इथाइलिन के बारे में एक स्पेशल पॉइंट बताया, वो देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स टू वाउंड और स्ट्रेस, ठीक है। वाउंड हुआ था प्लांट्स में, या फिर कभी स्ट्रेस के कंडीशन में ये रिलीज होते हैं। ये डॉर्मेंसी में और एब्सेशन में जो पतझर होता है, डॉर्मेंसी सीड जो डॉर्मेंसी स्टेज में पूछ जाता है, ठीक है। तो वो इसके कारण होता है, ठीक है। इथाइलिन जो है वो दोनों में से किसी ग्रुप में भी आ सकता है, ठीक है, सेंसेटिव में लिखा है, बट ज़्यादातर ये फिट होता है, लार्जली ये इनहिबिटर ही है, ठीक है। ये इसका कुछ प्रमोटर वाला भी फंक्शन है, लेकिन लार्जली जो है इसका मेन फंक्शन जो है वो कह सकते हो, मेजर फंक्शन जो है वो इनहिबिटर वाला है। अब हम समझते हैं कि जो डिस्कवरी है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, जितने भी बात किया था हमने ऊपर, वो कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का डिस्कवरी समझते हैं। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन जो उसका बेटा था, ठीक है, उन्होंने वो कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उसका जो कोलियोप्टाइल है ना, वो उस तरफ ही मूवमेंट कर रहा है जिस तरफ सनलाइट है, ठीक है। इस फिनोमेना को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ये देखा कि कोलियोप्टाइल जो होता है वो मतलब जिस तरफ उसको लाइट मिलता है, सनलाइट, उस तरफ ही मूव करता है, ठीक है। तो उनको बताया, उन्होंने मतलब आइडेंटिफाई किया कि कुछ केमिकल्स है कोलियोप्टाइल्स पे जो कि इसको मॉड्यूलेट करते हैं, इस ग्रोथ को, ठीक है। पूरा इंटायर जो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, उस ग्रोथ को रिडायरेक्ट करते हैं वो। तो बाद में FW वेंट जो है वो ओट सीडलिंग कोलियोप्टाइल से जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो आइसोलेट किया उन्होंने, FW वेंट ने। फिर जिब्रेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो राइस में, ठीक है, एक डिजीज़ होता था बकाने डिजीज़, ठीक है, जिसको हम फुली सीडलिंग डिजीज़ कहते हैं राइस के अंदर, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली जिब्रेला फुजीकुरे पैथोजन के कारण, ठीक है। तो ई क्यूरोसावा ने क्या किया, जो ये था, ठीक है, जो प्लांट्स पे डिजीज़ था वहाँ से वो कलेक्ट किया कुछ सैंपल्स, ठीक है, और उनको स्टेराइल किया मतलब उसमें से जितने भी फंगस हुए थे जिब्रेला फ्यूजिकोरा वो हटा दिया उन्होंने। मतलब उसमें माइक्रोब्स कुछ नहीं थे, पैथोजन कुछ नहीं था, ठीक है। बस वो उसमें कुछ स्टेराइल फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट मतलब उसमें केमिकल उस पैथोजन का, और उस फिल्ट्रेट को उन्होंने जो हेल्दी प्लांट्स थे उसके ऊपर अप्लाई किया। तो उन्होंने देखा कि सिम्टम यहाँ पर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो उन्होंने फिल्ट्रेट बनाया, स्टेराइल फिल्ट्रेट पता है किया, वो एक केमिकल था जिसको जिब्रेलिन्स बोलते हैं, बाद में पता चला। फिर साइटोकाइनिन का डिस्कवरी कैसे हुआ? तो एफ स्कूग ने, ठीक है, देखा कि टोबैको का जो स्टेम कैलस होता है उसमें प्रोलिफिकेशन तभी हो पाता है जब ऑक्सीजन के अलावा हम उसमें जो एक्सट्रैक्ट डालते हैं, किस तरह से एक्सट्रैक्ट, वेस्कुलर कैम्बियम का, ईस्ट का, कोकोनट मिल्क का, या फिर DNA का एक्सट्रैक्ट जब डालते हैं ना, तो उसमें ग्रोथ हो पाता है, ठीक है। तो बाद में चल करके मिलर एट एल ने 1955 में, ठीक है, उसको क्रिस्टलाइज किया और उसको काइनेटिन नाम दिया, ठीक है। फिर अब सोचते हैं हम थोड़ा सा
FCC के एसिड का डिस्कवरी कैसे हुआ? तो मिड 1916 में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस हुए, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग इनहिबिटर बी के बारे में पता किया, एप्सिसन सेकेंड के बारे में, डॉर्मिन के बारे में पता किया, मतलब पता किया कि ये होते हैं अलग अलग प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये तीनों जो होता है वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो उसको FCC के एसिड बोला उन्होंने, ठीक है। अब समझते हैं इथैलिन का कैसे हुआ डिस्कवरी। तो H कजिन्स ने 1910 में देखा कि जो राइपेंड ऑरेंजेस था, पका हुआ जो संतरा था, उसमें से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, वोलेटाइल मतलब गैसेस, ठीक है। और वो जो है बनाना का जो राइपनिंग है उसको हैसन कर रहा है, मतलब बनाना का जो पकने का जो रेट है उसको फास्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो पता चला कि वो जो गैसियस वोलेटाइल सब्सटेंस था वो इथाइलिन था। अब हम बात करते हैं ऑक्जीन्स की, ठीक है। तो ऑक्जीन्स जो है वो टर्म चाहे ग्रीक टर्म है, उसका मतलब है टू ग्रो, मतलब ग्रो करना। इसको ह्यूमन यूरिन से जो है वो आइसोलेट किया गया था। नेचुरल जो होता है ऑक्जीन्स IAIB होता है, एंडोल एसिटिक एसिड, एंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है। सिंथेटिक जो होता है वो नेप्थलीन एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। यानी 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक होता है, ठीक है। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक होता है ये। और इसका काम समझते हैं। तो ये बेसिकली स्टेम कटिंग्स में रूटनी को इनिशिएट करता है, ठीक है। जब स्टेम कहीं करवाता है और ऑक्सीजन देता है तो वहाँ पर रूटनी होने लगता है, ठीक है। फिर मतलब ये जो है ना ऑक्सीजन का जो है वो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में बहुत एक्सटेंसिवली यूज हुआ है, ठीक है। और ये प्लांट्स के अंदर जो है वो एब्सिशन करवाता है, ठीक है। मतलब एब्सिशन में क्या इसका रोल है ये देखो अर्ली जो स्टेज होता है ना प्लांट्स का, उसमें एब्सिशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और जो ओल्डर स्टेज होता है, ठीक है, प्लांट्स का, उसमें ये एब्सिशन को प्रमोट करवाता है, ठीक है। फिर ये हार्बिसाइड की तरह यूज़ होता है। 2,4-D जो होता है वो डाइकोट वीड को किल कर देता है, ठीक है। वीड फ्री लॉन को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये मोनोकोटिलेडन प्लांट पे ये कोई हार्म नहीं कॉज करता है ये। फिर पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। टोमेटो में पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करवाता है, ठीक है। और एक फिनोमिना मतलब होता है पैदा प्लांट्स में, एपिकल डोमिनेंस, मतलब अगर एपिकल बर्ड यहाँ प्रेजेंट है ना तो वो लेटरल बर्ड को इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोथ को, ठीक है। वो ग्रोथ नहीं होने देता है, ठीक है। एपिकल बर्ड होता है वो लेटरल बर्ड ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगर हम डिकैपिटेशन कर दे, ठीक है, हम एपिकल बर्ड हटा दे तो क्या होगा, लेटरल बर्ड जो है ग्रोथ करने लगेगा। और इसका यूज़ करते हैं टी प्लांटेशन में, हेज मेकिंग में यूज़ होता है इसका। साथ साथ ये जो है वो ऑक्सीजन जो है वो जाइलम डिफ्रेंसिएशन और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं जिब्रेलिन्स की, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड होता है बेसिकली, ठीक है। एसिडिक सारे जिब्रेलिन होता है वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। ज़्यादा 100 से ज़्यादा टाइप के जिब्रेलिन अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। और उसमें से जिब्रेलिन 3 जो है, मतलब GA1 GA2 ऐसे सीक्वेंस में होता है। तो उसमें GA3 जो होता है ना सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। और सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड फॉर्म यही है, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली स्टडीड जो जिब्रेलिन है वो GA3 है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली एक्सिस के लेंथ में इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। ये एप्पल्स में, ये ग्रेप्स में होता है, ग्रेप्स में एक्सिस को इलोंगेट करता है। एप्पल्स में ये शेप को इलोंगेट करता है, इम्प्रूव शेप करता है, ठीक है। इलोंगेट करता है और इम्प्रूव शेप करता है, ठीक है। ये फ्रूट्स के सीनेसेंस को डिले कर देता है। यहाँ पर लीफ है, फ्रूट होना चाहिए आइडियली, फ्रूट के सीनेसेंस को ये डिले कर देता है, जिससे क्या होता है मार्केट पीरियड उसका एक्सटेंड हो जाता है, मतलब मार्केट में ज़्यादा समय तक फ्रूट जो है ताज़ा बना रहता है। ये ब्रेवरी इंडस्ट्री में जो माल्टिंग प्रोसेस को जो है वो स्पीड अप कर देता है, ठीक है। मतलब वो भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है वो। तो और ये स्टेम के अंदर जो है वो लेंथ को इंक्रीज करता है स्टेम का, ठीक है। जिससे क्या होता है कि शुगर केन में जो है वो यील्ड इंक्रीज हो जाता है अप टू 20 टन्स पर एकड़, ठीक है। और ये जो जुवेनाइल कोनिफर्स होता है उसमें ये मैच्योरिटी को हैसन कर देता है, मतलब फास्ट कर देता है, जिससे अर्ली सीड प्रोडक्शन हो आता है। जो ये कुछ प्लांट्स में इंटरनोड इलोंगेशन करवाता है प्रायर टू फ्लोरिंग, मतलब फ्लोरिंग से पहले जो है वो इंटरनोड का इलोंगेशन करवाता है। इसको हम बॉटलिंग कहते हैं। ये किस में मिलता है, बीट, कैबेज और बहुत सारे प्लांट जिसमें रोजेट हाइब्रिड देखने को मिलता है उसमें। तो ओवरऑल जिब्रेलिन का काम क्या होता है, ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन्स की, ठीक है। साइटोकाइनिन जो होता है वो कैसे कैसे डिस्कवर हुआ, तो ऑटोक्लेव्ड हेडिंग स्पर्म DNA से जो है वो काइनेटिन डिस्कवर हुआ, ठीक है। और इसका प्लांट पे वो ग्रोथ प्रमोटिंग मतलब
फंक्शन पाया जाता है। और काइनेटिन जो है कोई प्लांट्स में नेचुरली नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर जियाटिन जो है वो कॉर्न कर्नल से, कोकोनट मिल्क से आइसोलेट किया गया, ठीक है। और ये नेचुरल फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये साइटोकाइनिन जो है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, जहाँ पर एक्सटेंसिवली ग्रोथ एक्टिविटी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे रूट एपाइसिस पे, सूट बर्ड्स पे, यंग फ्रूट्स पे, ठीक है, ये देखने को मिलता है। और ये करता क्या है, ये साइटोकाइनिन्स को इंक्रीज करता है, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लेटरल सूट ग्रोथ देखने को मिलता है, एडवेंटिशियस सूट ग्रोथ देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें का फॉर्मेशन और ग्रोथ करवाता है साइटोकाइनिन्स। और साइटोकाइनिन्स जो है ना वो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस को कैसे करता है कि हम ये लेटरल जो है वो ब्रांचेस को बनवाता है, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करवाता है, जिसके कारण यहाँ पर लीफ का जो सेनेसेंस है वो डिले हो आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इथिलीन की। तो इथिलीन क्या करवाता है, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है, ठीक है। और एक्सिस का स्वेलिंग करवाता है, एपिकल हुक का फॉर्मेशन करवाता है डाइकोट के सीडलिंग में। और साथ ही राइपनिंग करवाता है। राइपनिंग कैसे करवाता है, रिस्पायरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, फ्रूट्स में, ठीक है। तो ये जो रिस्पायरेशन का जो राइज हो आता है, ठीक है, उसको हम रिस्पायरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। और ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है, सीड में और बर्ड में डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। और ये पोटैटो में ट्यूबर्स का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है, पीनट्स और पोटैटो में। फिर ये इंटरनोड का और पेट्यूल का एलोंगेशन करवाता है डीप वाटर राइस में, जिससे क्या उसके सरफेस लेवल, मतलब पानी के लेवल से जो है वो ऊपर आ सके प्लांट्स। फिर ये रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट हेयर्स के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, ताकि सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज हो सके। और इथेफॉन जो होता है वो बेसिकली एक्वा सोल्यूशन होता है, और ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो और स्लोली ये क्या करता है, एथिलीन रिलीज करता है। तो इससे क्या होता है कि फ्रूट का रैपनिंग फास्ट हो आता है, ठीक है, टोमेटो में और एप्पल्स में। ये एब्सिशन को एक्सलेट करता है, कॉटन में, चेरी में और वॉलनट में वो थिनिंग करवाता है, ठीक है। और ये कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर के ग्रोथ को प्रमोट करवाता है, ठीक है। और साथ साथ ये जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इनिशिएट करवाता है, और ताकि वो जो है वो सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट बन सके, ठीक है। और ये मैंगो में जो है फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाता है इथाइलिन। अब हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। तो एब्सिसिक एसिड जो था बेसिकली जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ठीक है। ये सीड्स में बेसिकली जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है और डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, ताकि जो प्लांट है डेसिकेशन को, यानी कि ड्राइनेस को विद स्टैंड कर पाए, मतलब सह पाए। ये स्टोमाटा क्लोजर करवाता है, स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। जब पानी की कमी होगा, वाटर की कमी होगा, तो उससे स्टोमाटा से वाटर लीक ना हो जाए, ठीक है। और एंटागोनिस्ट होता है बेसिकली मेजर में, मतलब मेन फंक्शन अगर तुम कह लो इसका ओवरऑल, तो ये मैक्सिमम केसेस में जिबरेलिन्स के एंटागोनिस्ट, मतलब उसका अपोजिट काम करता है ये, ठीक है। फिर अब समझते हैं हम लास्ट में जो एंसर में दिया हुआ है कि वो बता रहा है कि जो जीनोमिक है, ठीक है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, ये दोनों इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो जो कि प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उसका जेनेटिक्स हो गया वो भी, और ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है वो दोनों इंट्रिंसिक फैक्टर है। और ये साथ में एक्सटेंसिक फैक्टर जो लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब इसके साथ इन्फ्लुएंस होकर के भी ये ग्रोथ को और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। और इस सब का जो इफेक्ट है ना वो कम्प्लीमेंट्री हो सकता है, मतलब कम्प्लीमेंट्री मतलब एक जो है वो हार्मोन्स वो दूसरे हार्मोन्स के फंक्शंस को या तो प्रमोट कर रहा होगा, या फिर एंटागोनिस्ट हो सकता है, या फिर मतलब उसका एक्शंस को वो इनहिबिट कर रहा होगा। इंडिविजुअलिस्टिकली मतलब वो सिंगल उसका अफेक्ट होगा किसी भी काम पर, ठीक है। और सिनर्जिस्टिक मतलब दोनों साथ में काम करके कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सब हो गया, इंटरेक्शन होता है ये। और ये सब इंटरेक्शन के कारण जो होता है वो प्लांट्स का कुछ इवेंट्स होता है वो करवाता है, जैसे कि वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट। तो ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो हमने लगभग 30 मिनट्स के अंदर चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, रिवाइज कर लिया फास्ट में। अब हम नेक्स्ट जो हमारा यूनिट शुरू होगा वो होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो, तो वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बाय।